गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, यानी कि एग्जाम से पहले हमें सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं या नहीं आती, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके गाइस नोट्स भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर, आप ले सकते हो, और यहाँ पर भी वो सारी ही एडजस्टमेंट कराई जा रही हैं। सो एक बार गो थ्रू होते हैं ये सारी एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं आखिर। सबसे पहले एडजस्टमेंट है गाइस क्लोजिंग स्टॉक की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर ये वीडियो पसंद और समझ आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यस आप अपने डाउट मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कोर्स की तरफ, जिसमें गाइस क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की होती है। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड, इतना हमें पता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक बुक और एक दूसरी मार्केट वैल्यू, सो विच एवर इज लोअर, जो कम होगी आप उसे पिक करके सॉल्व करोगे, यानी कि उसी को पिक करोगे, उसी को ट्रेडिंग में दिखाओगे, उसी को बैलेंस शीट में दिखाओगे जो कम वैल्यू होगी। इसके अलावा गाइस कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। सो अगर ऐसा होता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो जाए, तो गाइस इसका मतलब है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो उसे आपको ट्रेडिंग में नहीं दिखाना, उसे आपको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि वो एक्सपेंस जो इस साल के बट आपने पे नहीं करे। सो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस से अगर वो रिलेटेड है, और कई बार वेजेस भी आउटस्टैंडिंग हो जाती हैं, सो उसे हम ऐड करते हैं, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंस है तो उसमें हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ऐड करते हैं। इसके अलावा सेम अमाउंट हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और अगर यही कोई एक्सपेंस आप प्री पेड कर दो, पहले पे कर दो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, जो कि इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसे अपने अकाउंट में, मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करते हैं उस एक्सपेंस में से, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, और उसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड, क्योंकि वो अब हमारा एसेट बन गया है। इसके अलावा गाइस जैसे दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, इसी तरीके से दो तरीके की इनकम होती है। फर्स्ट वन इज एक्रूड इनकम दैट इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा ली बट हाथ में नहीं आई। ऐसी इनकम जो आपके इस साल से रिलेटेड है बट आपको अभी तक मिली नहीं, आप उसे अपनी इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम दिखाई होती है, उसमें प्लस करेंगे, और इसके अलावा बैलेंस शीट में वो आपका एसेट बन जाती है। एक होती है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम किसे कहते हैं, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम आपने कमाई नहीं लेकिन आपको मिल गई एज अ एडवांस। तो गाइस उस केस में वो इनकम इस साल की नहीं है, हम उसे अपनी पर्टिकुलर इनकम में से माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसे कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, बिकॉज वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते हैं टू डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में एसेट में से वो अमाउंट लेस कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन का। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इसके अलावा गाइस नोट्स में मैंने काफ़ी तरीके के डेप्रिसिएशन के केसेस बताए हैं। अगर आपका डेप्रिसिएशन में प्रोविजन भी गिवन हो, यानी कि आपके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन भी गिवन होता है, तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन एसेट पर कैलकुलेट करना होता है आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन की वैल्यू। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपका डेप्रिसिएशन का इकट्ठा अमाउंट दे रखा है, और आपके एसेट जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे अपेयर हो रखे हैं। सो आपको डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाना है, सबसे पहले आप उसे देखोगे। अगर आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओगे, अगर आपका डिमिनिशिंग है तो आप प्रोविजन की वैल्यू लेस करके डेप्रिसिएशन लगाओगे, और उसे फिर आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाओगे, और उसके बाद आप बैलेंस शीट में से वैल्यू को लेस करोगे। कौन सी वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया प्लस जितने तक का प्रोविजन आज तक आपने बना रखा था, दोनों को ऐड अप करके। सो इस कंसेप्ट को गाइस अलग वीडियो में भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। अब गाइस उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेड डेट की। बेड डेट यानी कि वो डेट जो पैसा देने को तैयार नहीं है। तो अगर आपके बेड डेट ट्रायल बैलेंस में है तो उसे हम पीएनएल में तो दिखाते हैं बट डेटर में से लेस नहीं करते। बट अगर फर्दर बेड डेट वो होते हैं गाइस जो एडजस्टमेंट में अपेयर हो रखे होते हैं।
सो फर्दर बेड डेट जब आपको गिवन होते हैं तो वो पीएनएल में भी दिखाए जाते हैं और वो डेटर में से लेस भी होते हैं, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है गाइस नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो प्रोविजन जो आप डाउटफुल डेट पर बनाते हो कि ये डेटर्स हमारे पैसे देंगे या नहीं देंगे। तो ये परसेंटेज किस पर बनती है, डेटर में से फर्दर बेड डेट लेस करके जो डेटर आते हैं हमारे, उस पर हम ये प्रोविजन बनाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो गाइस इसका ट्रीटमेंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू बेड डेट ऐड करते हैं फर्दर बेड डेट, और उसमें न्यू प्रोविजन ऐड होता है और लेस होता है ओल्ड प्रोविजन। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी आपको प्रोविजन बनाने को बोलते हैं सो आपको ओल्ड प्रोविजन भी ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रहा होता है, सो आपको ओल्ड माइनस करना होता है और न्यू ऐड करना होता है। और समटाइम हमें ऐसे सिचुएशन फेस करने को मिलती है कि हमारा ये आंसर ओल्ड का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है। सो आपको उस केस में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर आपको एंट्री करनी है। ओल्ड प्रोविजन में से ये तीनों चीज़ें लेस करनी है, बेड डेट भी, फर्दर बेड डेट भी और न्यू प्रोविजन भी। सो यही ट्रांजैक्शन उल्टी हो जाती है अगर आपका इस तरफ का आंसर नेगेटिव आ रहा है। सो आपको ये एडजस्टमेंट करने के लिए आप पहले वर्किंग में करके देखो, उसके बाद ही पीएनएल में से पोस्ट करना चाहिए। इसके बाद गाइस नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी कि अब उन डेटर्स को डिस्काउंट देने की बारी है जो हमारे डेटर्स अच्छे हैं, हमें लगता है उन्हें डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। तो ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट की जाती है, ये डेटर में से फर्दर बेड डेट लेस करने के बाद फिर उसमें से न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करने के बाद जो डेटर बचते हैं, यानी कि फर्दर बेड डेट भी लेस किया मैंने, न्यू प्रोविजन भी लेस किया, उसके बाद जो डेटर बचते हैं उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। सो उस पर हम इन्हें डिस्काउंट देते हैं और इसका भी ट्रीटमेंट वही होता है, ऐड न्यू लेस ओल्ड। ठीक है। इसके बाद गाइस 10th एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन की। मैनेजर को कमीशन दो तरीके से दी जाती है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर। सो आपको फोकस करना है बिफोर एंड आफ्टर वर्ड पे। बिफोर का मतलब होता है कि आप जो भी नेट प्रॉफिट की परसेंटेज है वो नॉर्मल कैलकुलेट करोगे, यानी कि अगर मैं कहूँ 10,000 नेट प्रॉफिट की 10%, तो आप बिफोर चार्जिंग को इस तरीके से ट्रीट करते हो। और अगर यही आफ्टर होता तो 10,000 का 10 अपॉन में 100 में सेम परसेंटेज ऐड हो जाती है, तो 110। अगर ऊपर 20 होता तो नीचे भी 120 हो जाता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कैलकुलेशन के समय पर। उसके बाद आता है गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, कंपनी के लिए नुकसान की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आती है, और बैलेंस शीट में हम इसे कैपिटल में से ऐड करते हैं क्योंकि हमारे जो भी ऑनर होता है उसे ये पैसा मिल रहा होता है, तो कैपिटल बढ़ जाती है। सो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब देखो गुड्स, जहां पर भी गुड्स का नाम आ जाए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, और उसके बाद अब नॉर्मल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय अब नॉर्मल लॉस। सो गाइस जब भी आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो आप उसे किस तरीके से दिखाते हो, आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस कर देते हो। आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से जितने का नुकसान हुआ है आप लेस कर देते हो। दूसरा तरीका एक और है दिखाने का, अगर आप परचेजेस में से लेस नहीं करते तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड भी इसे दिखा सकते हो जितने के भी आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। अब देखो आपका एक तो सैंपल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि चारों केसेस में गाइस आपको ट्रेडिंग में से वो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से तो लेस करना है। पहली चीज़, अगर आप डेबिट साइड वाला ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्रेडिट वाला लेना चाहते हो क्रेडिट ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे परचेज में से लेस करना सिखा रही हूँ। सो चारों ही केसेस में आपको फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, ट्रेडिंग में से ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज में से वो अमाउंट लेस करना है। उसके बाद अगर वो सैंपल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पीएनएल में आप दिखा दोगे टू एडवर्टाइजमेंट सेम अमाउंट कि भाई इतना हमारा खर्चा हुआ है, गुड्स हमारे कम हुए तो हमने परचेज में से उसे लेस करा। अब क्योंकि उस एक्सपेंस को भी हमें उस खर्चे को भी दिखाना है तो हमने उसे पीएनएल में दिखाया। ठीक है। दूसरी चीज़, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर लेके चला जाता है तो गाइज हम उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो परचेजेस में से लेस तो किया ही, अब उस ड्राइंग्स को कहाँ दिखाते हैं हम, ड्राइंग्स को गाइज बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। सो यानी कि इसकी एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ होती है, बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करके। अब 14th, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, गुड्स जा रहे हैं ट्रेडिंग में से, क्या होगा, परचेज में से लेस होगा। अब स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खर्चा है कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अमाउंट आ जाता है, किस नाम से, टू स्टाफ वेलफेयर अकाउंट के नाम से।
ठीक है, तो ये आपने अपना खर्चा दिखा दिया। इसके बाद गाइस आते हैं अब नॉर्मल लॉस लाइक स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट। तो इस केस में आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से तो लेस करते हो। इसके बाद आपको चेक करना होता है उसका इंश्योरेंस कि आपने जो भी आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, मान लिया गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, अब उसका इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर उसका कुछ भी इंश्योरेंस नहीं है, सारा का सारा लॉस आप P&L के डेबिट साइड दिखा दोगे, ठीक है। अगर उसका फुल इंश्योरेंस है तो सारा का सारा जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड नहीं होता, बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाता है क्लेम के अमाउंट से, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के अमाउंट से, कि भाई हमें ये होता है कि भाई चलो जितने का नुकसान हुआ कंपनी पूरा पैसा दे तो रही है, तो यानी कि हमारा नुकसान जो है वो 0 का हो गया। अगर 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुए भी थे तो 10,000 कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। बट समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी फुल क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती, तो उस केस में क्या करें, तो जितने का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है उतना आप बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाओगे, और जितने का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ उसे P&L में डेबिट साइड दिखाओगे। तो आपको इस तरीके से इस एडजस्टमेंट को समझना होता है। और गाइस ये तो थी टोटल 15 एडजस्टमेंट। इनमें से जैसे कोई सी भी एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये एडजस्टमेंट जब आपके ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इनको सिर्फ हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, फिर इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते, ना ही प्रीपेड को, ना ही आउटस्टैंडिंग को, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, जब भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इनकम आपको शो हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट इट मीन्स ऑलरेडी अकाउंट में हो रखा है, तो इसे हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते, हम इसे सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं। सो ये थी गाइस टोटल 15 एडजस्टमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी, और इसके रिवीजन के लिए गाइस नोट्स है जो आप मेरे से ले सकते हो। थैंक यू।